करोड़पति व्यापारी से एक लड़की संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद कहती है कि आज शाम को घर पे मुलाकात करते हैं, बातचीत करेंगे, पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे। इस तरह का जब संदेश दिया जाता है तो वो व्यापारी बताए हुए समय पर बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां जैसे ही जाता है उससे बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उसके साथ पहले मारपीट होती है। मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जो कातिल होते हैं उसके शरीर के 6 टुकड़े कर देते हैं और 6 टुकड़ों को 3 पॉलिथीन के अंदर पैक कर देते हैं। घटनास्थल पर जो भी सबूत थे, एक एक सबूत को बारीकी से देखा जाता है कि कहीं यहां पर कोई सबूत तो नहीं है, पुलिस अगर हमें पकड़ना भी चाहेगी तो आसानी से पकड़ ना पाए। ठीक वैसे ही प्लानिंग करते हैं। यहां से लाश को वो जो 3 टुकड़े होते हैं गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी में रखने के बाद 150 किलोमीटर दूर सीधा उत्तर प्रदेश के मथुरा में जमुना पार थाना क्षेत्र में यमुना नदी में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद आराम से वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर बात आई गई हो जाती है और इस घटनाक्रम को लगभग 10-12 दिन बीत जाते हैं। लेकिन कातिलों ने एक गलती कर दी थी और उस गलती की वजह से वो लगभग 12 दिन के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हत्याकांड के पीछे की जो प्लानिंग है वो इतनी भयानक हो सकती है और जिस पर यकीन कर सकते हैं, जिन्हें रिश्तों को हम खुद बनाते हैं, वो रिश्ते भी ऐसे दगा कैसे दे सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक दक्षिण पूर्वी इलाका लगता है। यहाँ की रहने वाली स्वाति नाम की एक लड़की के पास उसके ही बड़े भाई ने, जो कि द्वारिका नॉर्थ पुलिस स्टेशन एरिया के सेक्टर 14 में एक राधिका अपार्टमेंट है, वहां पर रहने वाले अनूप कुमार गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 49 साल के आसपास होती है, वो अपनी छोटी बहन को एक व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद उसमें लिखते हैं कि मैं गोवा घूमने के लिए जा रहा हूं, अगले कुछ दिनों तक मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। भाई अलग रहता है। बहन और पिताजी माताजी उसके जो 2 भाई हैं वो बिल्कुल अलग रहते हैं। बहन को ही संदेश दिया जाता है क्योंकि वो ना तो माँ से बात करता है, ना ही वो पिता से बात करता है, ना ही अपने दोनों भाइयों से बात करता है, लेकिन बहन से वो हमेशा संपर्क में रहता है। बहन ने जब ये देखा तो उससे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसे मैसेज को देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो जाती है। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अचानक ही बहन ने जब स्टेटस चेक करना शुरू किया है, जब स्टेटस चेक कर रही थी तब देखते क्या है कि भैया ने गोवा के ही फोटो लगाए हुए हैं, लेकिन फोटो को देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी बीच में वो अपने मम्मी पापा भाई उन्हें सबके पास जाती है और सबको जाने के बाद वो कभी मैसेज दिखाती है, कभी व्हाट्सएप पर स्टेटस दिखाती है। लेकिन इस बीच में उसने अपने भाई को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन भाई का नंबर स्विच ऑफ था, बंद था, और ये मैसेज भी दिया हुआ था कि मैं गोवा जा रहा हूं घूमने के लिए, मुझे बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। लेकिन बहन के मन में परेशानी हो रही थी। उसे ऐसा आभास हो रहा था कि भाई के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, वो भी भयानक हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने अपने बड़े भाई, जिसका नाम राहुल है, एक का नाम पवन है, राहुल और पवन से दोनों संपर्क किया। उसने कहा कि भैया आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, भैया की गुमशुदगी दर्ज करानी चाहिए, भैया के साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता। तब बहन ने भाइयों के बार बार पूछने पर उसने बताया कि एक तो भैया मुझे कभी हिंदी में बात नहीं करते, यानी कि हमेशा जब भी वो मुझे मैसेज लिखते हैं तो वो अंग्रेजी में ही लिखते हैं, कभी भी हिंदी में लिखते ही नहीं है। तो इन्होंने आज मुझे मैसेज हिंदी में क्यों लिखा है। दूसरा, उन्होंने जो अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया हुआ है उसमें उन्होंने अपना पुराना फोटो लगाया हुआ है, क्योंकि उनकी जो गाल पर तिल दिखाई दे रहा है उसका तो वो ऑपरेशन करा चुके हैं। यदि वो अभी फिलहाल गोवा में गए हुए होते तो नया फोटो लगाते जिसमें उनके चेहरे पर जो तिल था वो दिखाई नहीं देता। जैसे ही भाइयों ने ये बात सुनी उनको भी ऐसे लगता है कि हाँ कुछ तो बात है। फिर वो सीधा 23 फरवरी 2026 को नॉर्थ पुलिस स्टेशन द्वारिका पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद ये पूरी कहानी सुनाते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। पुलिस उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाती है। नाम अनुरूप कुमार गुप्ता, उम्र लगभग 49 साल के आसपास होती है। जो कारोबार है, व्यापार है, वो छत्तीसगढ़ राज्य सदन में उनकी अपनी कैंटीन है, जहां से अच्छी खासी इनकम होती है। कई लोग उनके अंडर में काम भी करते हैं। पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया। साथ ही जो डीसीपी होते हैं अंकित सिंह ने कहा कि इस मामले में कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोताही नहीं होनी चाहिए। इस मामले को ईमानदारी से जांच पड़ताल करो और जांच पड़ताल में जो भी दोषी पाया जाए, जो भी बात हो, मुझे हर हाल में चाहिए। पुलिस वालों की कई टीम बनाई जाती है, टीम इसमें काम में जुट जाती है। और जब काम में टीम जुटती है तब सबसे पहले पुलिस की जब पूछताछ कर रही थी तो कार होती है सेल्टोस किया, तो उस कार के बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि भैया एक कार का भी इस्तेमाल करते हैं, वो दिखाई नहीं दे रही है कि आखिरकार वो कार कहाँ है। तब पुलिस ने ये सोचा कि अगर वो गोवा घूमने के लिए गया है तो हो सकता है उसने कोई ना कोई टोल जरूर पार किया होगा। इसलिए पुलिस ने NHAI से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या इस गाड़ी को किसी भी टोल पर पार हुआ है कि नहीं हुआ है। तभी सबसे पहले पुलिस वाले जब इसमें जांच पड़ताल में जुट जाते हैं तो NHAI ने ये बताया कि हाँ, ये गाड़ी
टोल पार तो की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसने टोल पार किया है। यमुना एक्सप्रेस वे से ये गुजरी है। जैसे ही पुलिस को वहां की सूचना मिलती है, एनएचआई की वहां से संपर्क किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि गाड़ी कब आती है, कब जाती है। वो बताते हैं साहब ये गाड़ी जाती है और कुछ ही घंटों के बाद वापस लौट के आ जाती है। पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि ये मथुरा के वृंदावन में घूमने गए होंगे और वापस लौट कर आ जाते हैं, लेकिन ये जाकर तुरंत वापस कैसे लौट कर आ सकते हैं। 19 और 20 फरवरी की मध्य रात्रि की ये बात होती है। वहां जाएंगे तो बिना दर्शन करे कैसे लौट कर आ सकते हैं। पुलिस ने अब इस मामले में और पड़ताल करना शुरू किया। जो इस व्यक्ति का, जो व्यापारी का मोबाइल होता है, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर निकलवाने के पीछे का मकसद ये था कि कौन कौन संपर्क में थे, किसके पास ये ज्यादा बातचीत होती थी, किसके यहाँ आता था, किसके यहाँ जाता था। हर चीज के पहलू की पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी, तब एक नया नंबर था और उस नए नंबर पर जब पुलिस फोन करती है, बातचीत करती है, तो वो कहता है कि साहब मैं रैपिडो राइडर हूं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता हूं। पुलिस वालों ने कहा कि आकर हमसे संपर्क करो, बातचीत करो, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। रैपिडो राइडर जब उनके पास पहुंचता है, उससे बातचीत की जाती है, तो वो कहता है कि साहब हाँ, मैंने इस व्यक्ति को अपने साथ लेकर गया था और वो मटियाला एक्सटेंशन बी ब्लॉक मैंने उस आदमी को छोड़ा है और ये तारीख थी 18 फरवरी। ये 18 फरवरी से ही किसी ने उस व्यक्ति को नहीं देखा था और ये तारीख आ जाती है 23 फरवरी। आखिरकार पुलिस ने जब इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया है, पुलिस वाले उस राइडर को साथ लेके जाते हैं मटियाला एक्सटेंशन में। वहां ले जाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुमने कहाँ छोड़ा था, तो उसने बी ब्लॉक में जाकर कहा कि मैंने उसको लास्ट वक्त यहां छोड़ा था। अब पुलिस ने जो आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से देखने की कोशिश की। जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर एक छोटी से छोटी चीज को, बारीक से बारीक चीज को देखा जाता है कि कहीं से कोई तो सुराग मिले, कोई क्यों मिले। तो एक अपार्टमेंट में वो जाता दिखाई देता है व्यापारी। जब जा रहा है तो उसके पीछे 4 और लोग जाते हैं, लेकिन उसमें से व्यापारी फिर निकलकर वापस आता ही नहीं है। 4 जो व्यक्ति गए थे वो जाते भी हैं और वापस लौट कर भी आते हैं। यही संदिग्ध दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा था, और जैसे इसकी स्कूटी का जो नंबर सीसीटीवी में कैद हो जाता है, तो उस सीसीटीवी नंबर में जो कैद होता है, तो इस स्कूटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मोबाइल नंबर निकाला जाता है और मोबाइल के आधार पर ही आधार कार्ड, यानी कि जो उसका मूल एड्रेस था इस गाड़ी वाले का, उसको भी निकाला जाता है। उसका नाम होता है हैप्पी उर्फ सूरज। उम्र जिसकी 29 साल के आसपास होती है, जो कि भोगा राम कॉलोनी, हांसी, हरियाणा का रहने वाला होता है। पुलिस ने जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद इस हैप्पी नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया। उससे जब बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है, वो शुरुआत में इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है, कहते हैं ना कि पुलिस अगर अपनी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो मरे हुए लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं। वो तो खैर जिंदा था। अब हैप्पी ने जब बोलना शुरू किया है, तो हैप्पी ने एक साथ ही एक सांस में कई नाम लिए। पहला नाम लेता है 21 साल की राखी का नाम लेता है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के कपावर की रहने वाली होती है, जो कि इसकी लिव इन पार्टनर होती है, जो इसी जगह पर, जिस इलाके में जहां पर वो अंतिम बार देखा जाता है, उसी जगह पर वो लड़की रहती है। दोनों लिव इन पार्टनर हैं। एक साथी है, उसका नाम बलराम है, जो कि बहराना गांव लगता है और झज्जर हरियाणा का रहने वाला होता है। भूपेंद्र चौथा नाम होता है इसका नाम, जो रहने वाला होता है बाजीतपुर सावोली का और जिला होता है सोनीपत का। साथ ही 5वां नाम लिया जाता है नीरज का और एक नाम उसका खुद था। ये कुल मिला के 5 थे, हैप्पी, राखी, बलराम, भूपेंद्र, नीरज। और तो इनके बारे में जब इनकी जानकारी जुटाई जाती है, उससे इनको सबको पुलिस बारी बारी से हिरासत में ले लेती है। हालांकि जब हम इस खबर को पढ़ रहे थे, कहानी बना रहे थे, तो उस वक्त नीरज पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। पुलिस ने इन सबको पकड़ा और सबको पकड़ने के बाद जब पूछताछ करना शुरू किया, तो हैप्पी ने तोते की तरह कहानी बताना शुरू कर दिया। वो कहता है कि साहब 1 साल पहले उसकी छत्तीसगढ़ सदन कैंटीन में मुलाकात हुई थी। जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो मैं उसे देखकर बड़ा हैरान हो जाता हूं, क्योंकि उसने अपने हाथों की हर एक उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई थी। साथ ही उसने ब्रेसलेट पहने हुए थे और ब्रेसलेट के साथ साथ उसने सोने की मोटी सी चैन पहनी हुई थी। पहली बार में उसे देखा और देखने के बाद उसे एक सवाल किया था कि भैया तुम कितना सोना पहनते हो। उसने हंसते हुए कहा कि इस सवाल को तो मुझसे बहुत लोग पूछ चुके हैं, आपको क्या बताऊं। उसने कहा भैया मैं तो बस यूं ही जाना चाह रहा था। हैप्पी ने जब अनुरूप से ये बात पूछी तो उसने कहा कि करीब करीब 25 तोला होगा या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन 25 तोला से कम नहीं है, वो भी बिल्कुल प्योर सोना है। इस तरह की जब बातचीत की जाती है, दोनों की पहली मुलाकात थी, दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू हो जाती है। जब कभी मौका मिलता था तो कहीं पार्टी कर लिया करते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे। जब ये पिछले 1 महीने से जनवरी 2026 से उसके दिमाग में हैप्पी के ये चलने लगता है कि जितना भी इसने सोना पहना हुआ वो तो चाहिए, क्योंकि ये करोड़पति है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे भी चाहिए।
वो अपनी लिव इन पार्टनर से संपर्क करता है, उससे बातचीत करता है, उससे कहता है कि किसी तरकीब से इसको यहाँ कमरे पे बुलाते हैं और कमरे बुलाने के बाद उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक वैसे ही होता है। एक तारीख तय हो जाती है। तारीख थी 18 फरवरी 2023। शाम के समय की पार्टी रखने की बात थी, जब अपने अपने काम से बिल्कुल फ्री हो जाएं उसको बुलाया जाता है। वो मौके पर पहुंच जाता है। व्यापारी मटियाला एक्सटेंशन बी ब्लॉक में जो रैपिडो राइडर होता है उसके माध्यम से उसने अपनी कार वहीं छोड़ दी थी। और जब उसको देखते हैं ये लोग तो एकदम से गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसने अपने हाथों में एक भी अंगूठी नहीं पहनी थी, उसने अपने हाथों में ब्रेसलेट नहीं पहना था, उसने सोने की चैन भी नहीं पहनी थी। उससे पूछा जाता है क्यों? वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो निकल जाए, रात में कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मैं इसलिए बेस्ट बिना किसी गाड़ी के चलाया रैपिडो से। तो ये बात भी उन्हें बहुत ज्यादा खराब लगती है। अब उसको कुर्सी से बांधा जाता है, खूब पीटा जाता है। पीटने के बाद उससे कहते हैं कहाँ है तुम्हारी सोने की सवारी की सारी अंगूठियां, कहाँ है तुम्हारा 25 तोला सोना? वो जब बार बार पिट रहा था तो आखिरकार वो टूट जाता है। टूटने के बाद कहता है कि जो उसकी कैंटीन है, कैंटीन में ही वहाँ बेसमेंट में गाड़ी खड़ी हुई है, आप चाहो तो जाकर वहाँ देख सकते हो। वाकई कैंटीन में गाड़ी खड़ी हुई थी, साथ ही उसी कैंटीन के अंदर ही जो जितनी भी ज्वेलरी थी वहीं रखी हुई थी। वो जाते हैं कैंटीन से गाड़ी लेके आते हैं, चाबी में उसे मिली जाती है और मिलने के बाद फिर उस गाड़ी को लाने के बाद सीधा घर पर वो सोना उनको मिल जाता है। अब उसको फिर से मारा जाता है, फिर से पीटा जाता है, ये कहते हुए कि भाई तुमने सोना तो दे दिया, ज्वेलरी तो सब कुछ दे दी है, अब पैसे चाहिए। जब पैसे की बार बार डिमांड कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, चाहे तो तुम मुझे जान से मार दो। इस तरह की बात थी। जब उसे मार रहे थे तो मारते मारते कुछ ज्यादा ही मारना शुरू कर देते हैं। गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ता है कि उसे चाकुओं से गोद देते हैं। उसके बाद जो बाकी साथी होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैप्पी होता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो दोनों वहां पर ठहर जाते हैं। अगले दिन यानी कि ये तारीख थी 19 फरवरी 2026। ये सीधा जाता है बाजार, बड़ा सा चाकू लेके आता है और लाने के बाद उसके शरीर के लगभग 6 टुकड़े करता है और अपनी ही गर्लफ्रेंड को लेकर साथ में उसी की गाड़ी में बैठकर इन टुकड़ों को गाड़ी के अंदर पैक करके रख लेता है। यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा का जो जमुनापार थाना होता है उसी के क्षेत्र में उसने यमुना नदी में उन टुकड़ों को फेंक देता है, ये सोच कर कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उसका मोबाइल भी उसने गाड़ी में रखा हुआ था और गाड़ी को उसने कैंटीन में वहीं पर जाकर खड़ा कर दिया था। गाड़ी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहन के पास जब मैसेज पहुंचता है उसे लग रहा था कि भाई कभी हिंदी में बात नहीं करता। दूसरी बात यह है कि भाई जब फोटो डालेगा स्टेटस पे तो वो नए वाले फोटो डालेगा, क्योंकि उसने अपने तिल का ऑपरेशन करा दिया है, तिल अब चेहरे पे है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो अब के वाले फोटो में तो नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब फोटो का पहला पुराना इस्तेमाल किया जा रहा है। बहन को शक होता है। बहन ने भाइयों से कहा और भाइयों ने पुलिस से कहा और पुलिस ने इस घटनाक्रम का बड़े ही खूबसूरती से खुलासा किया और खुलासा करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, फिलहाल सभी के सभी आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। खबर पढ़े जाने तक एक आरोपी था जिसमें नीरज नाम बताया जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हैप्पी ने पहले दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद इतना भयानक रूप से कत्ल करता है कि हर कोई इस घटना को लेकर हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि किसी पर भी एकदम से यकीन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में पता चलता है और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने के बाद उसको बुलाया जाता है, उसके साथ लूटपाट करने की। और इन सबकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं है, किसी के 21 साल, किसी के 22, किसी के 24 साल। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना होती है वो जरूर 49 साल का होता है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।